किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। चौपाल देखबा वाला सगला दर्शकों को कार्यक्रम में स्वागत करूँ हूँ। दर्शक भाई बहनों, कार्यक्रम में मैं थाके खातर न्यारा न्यारा विषयों पर नई नई जानकारियाँ ले आता रहे वहाँ। तो आज की चौपाल में जानकारियाँ रहे वाली शिक्षा तो आज हर कोई का एक अधिकार है, और आज अधिकार ही को नहीं, आज हर व्यक्ति, हर इंसान की ज़रूरत भी बन गई है। तो आज जो ज़रूरत है इन्हें पूरी करवा की खातर कई बार कई लोगों के सामने समस्या आ जाया करे है। कोई दूरी की समस्या आ जाया करे, कोई पारिवारिक समस्या आ जाया करे, कोई स्कूल कॉलेज दूर है सा मैं जा को नहीं सकूँ। कई बार बालिकाओं के सामने और भी बत्ती समस्या आ जाया करे कि परिवार का केवल कि रोजीना स्कूल जासी, कई समस्या वह है, दूजा काम कुण करसी, तो इस तरीक़ों कई समस्या आ जाया करे है। तो वो आपकी जो स्कूल की शिक्षा है, चाहे आगे की शिक्षा है, वो पूरी को नहीं कर पावे। तो बी की खातर भी, बाँ के खातर भी आपन कई प्रावधान है कि बाम ने भी आपा शिक्षा से जोड़ सका, और बाकी जो स्कूली शिक्षा है वह आपा कम से कम पूरी करवा सका। तो बी के खातर कई प्रावधान है, वो आज की चौपाल में आपनो चर्चा को विषय रहवलो का नेशनल ओपन स्कूल और युवा। और इस जानकारियाँ देवा की खातर आज अपने साथ कार्यक्रम में पधार्या है मनीष चुग जी। आपको कार्यक्रम में स्वागत है। आप क्षेत्रीय निदेशक है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान राजस्थान में। तो अब आप जाना कि जो आप बात कर रहे हैं कि मुक्त विद्यालय, वो सुन तो सबने ठा है कि इतरोक तो सब जाना है कि भाई तू कहीं है आगे पढ़ कौन रहे हो कि नहीं, मारकन रोजीना टेम कौन रहे हो स्कूल जाबा को, तो कोई भी कह देवा कर भाई ओपन स्कूल कर ला आगे की पढ़ाई। तो आज आप वही जाना ला कि आज ओपन स्कूल है, मुक्त विद्यालय है, वो कहीं है, और आज की ज़रूरत आपने क्यों पड़ी। जैसे कि कहा गया कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, यदि आप अपनी वेबसाइट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे कि नेशनल बोर्ड, राष्ट्रीय बोर्ड कौन कौन से हैं, तो सीबीएसई के बाद एनआईओएस को ही दर्जा मिलता है। सीबीएसई एक कन्वेंशनल बोर्ड है, जिसे कहते हैं कि हम विद्यालय में जाते हैं, एक समय व्यतीत करते हैं 8 घंटे 10 घंटे, और वहाँ पर सारी जितनी भी दिनचर्या की चीज़ें हैं उन सब का हम लोग देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब चीज़ करते हैं। लेकिन जो
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान है, ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दाखिला लेने के लिए भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन के ज़रिए इसमें आप दाखिला ले सकते हैं। विषय के चयन में भी आपको पूरी आज़ादी है। विषय का चयन ऐसे नहीं कि हम विद्यालय में जाते हैं तो हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ते हैं, जो चल रहे हैं वो सभी को पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर आज़ादी है कि आप कोई भी विषय चुनिए, लेकिन विषय में एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है, एक विषय भाषा, और मैक्सिमम 2 भाषाएं आप ले सकते हैं, चाहे वो आप अंग्रेजी और हिंदी ले लें, या फिर आप उर्दू या हिंदी ले लें, या अंग्रेजी और सिंधी ले लें, पंजाबी ले लें, मलयालम ले लें, तेलुगु ले लें। तो भाषा का भी आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं कि जो भाषा आप पसंद करते हैं वो ले लीजिए। दूसरा, बाकी विषय जो आते हैं उसमें आपको गणित नहीं पसंद है, मत लीजिए। आपको विज्ञान पसंद नहीं है, नहीं लीजिए। यदि आपको चित्रकला पेंटिंग में रुचि है तो आप वो लीजिए। आपको योगा में पसंद है तो योगा लीजिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी एक आप ले सकते हैं अपनी स्कूली शिक्षा में 10वीं और 12वीं में। आप इसके अलावा हमारे करीब 33 विषय हैं, 27 विषय तो हमारे सेकेंडरी में हैं और 33 विषय हमारे उच्च माध्यमिक में हैं, सीनियर सेकेंडरी में हैं। तो आप अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से कोई भी विषय का चुनाव कर सकते हैं। तो बात है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दूसरी जो शिक्षा पद्धति है या जो दूसरा शिक्षा पैटर्न है, अब आंसू अलग किया है। देखिए, नई शिक्षा नीति आ गई है और विषयों का चयन हम हमारी इच्छा से इस मुक्त विद्यालय में कर सकते हैं और कोई विद्यालय जाबा की जरूरत कोई विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रायोगिक विषय हैं, उनमें प्रायोगिक विषय में जब आप दाखिला लेते हैं, दाखिला लेने पर आप एक संस्था का, एक स्कूल का चुनाव करते हैं, एक विद्यालय का चुनाव करते हैं कि मैं इससे जुड़ा रहूँगा। वो विद्यालय आपको 30 पीसीपी कराएगा। पीसीपी मत कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर आप अपने विषय से संबंधित जो भी जानकारी है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रायोगिक विषय हैं, प्रायोगिक विषय में 5 पीसीपी अध्ययन केंद्र जिसे हम कहते हैं, हमारे जो विद्यालय हैं हम उन्हें अध्ययन केंद्र कहते हैं। उन अध्ययन केंद्र के संपर्क में रहकर आप प्रायोगिक विषयों के बारे में जान सकते हैं, उसके प्रयोग जो भी अनिवार्यता होने चाहिए। यदि आपने विज्ञान विषय का चुनाव किया है उच्चतर माध्यमिक में, तो उसमें आपका रसायन शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें प्रैक्टिकल, प्रायोगिक कक्षाएं होना अनिवार्य है, नहीं तो उन्हें नीट में नहीं बैठने देंगे। तो ये सब चीज़ों का हमने सारा ध्यान रखते हुए प्रायोगिक कक्षाओं में अनिवार्यतः उनको उस अध्ययन केंद्र में जाकर उनमें अपनी अटेंडेंस देना अनिवार्य है। तो एक समस्या तो दूर होगी उसी कहते बैठे आई सोच रहा उसी कि भाई मुक्त विद्यालय है, स्कूल जानो को नहीं, विद्यालय जानो को नहीं, तो भाई मैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेबो चाहूँ तो मन किया सीखा सी, मन जानकारी किया उसी। तो बीको भी बता दिया आपने कि आपने जो अध्ययन केंद्र है आसपास का जो भी एक संस्थान का बानर एक अध्ययन केंद्र न चुनना है और बैठा आपकी प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस हो जासी। अब आगे आप जाना कहीं में कौन कौन सी कक्षावां को प्रावधान है, कौन कौन सी कक्षावां तक आप के साथ जुड़ सका। हाँ, हम बात करते हैं बच्चा जब उम्र 6 वर्ष का हो जाता है तब वो सीधा तीसरी में हमारी ओपन बेसिक एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा, यदि वह 6 साल का है तो वह सीधा तीसरी में दाखिला ले सकता है। यदि वो 8-9 साल का है तो सीधा वो 5वीं में दाखिला ले सकता है। यदि वो 12 वर्ष की अधिक आयु का है तो वो सीधा 8वीं में प्रवेश ले सकता है, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा, ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। ये एनआईओएस की एक ऐसी उपलब्धि है जिसमें बच्चे को जो अध्ययन केंद्र दिया जाता है, उस अध्ययन केंद्र में वो वहाँ जाता है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा 3री, 5वीं और 8वीं
अपनी उम्र के अनुसार, जो नई शिक्षा नीति आ गई है उसी के अनुसार तीसरी आपकी 6 से 7-8 वर्ष में हो जानी चाहिए। 8-9 वर्ष से ऊपर है, 12 वर्ष से कम है तो 5वीं पूरी कर लेगा, और 12 वर्ष की आयु का ऊपर का है तो वो 8वीं पूरी करेगा। 12 वर्ष की आयु के बाद आती है आपकी 14 वर्ष। यदि आप 14 वर्ष के हैं, आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि मैं 14 वर्ष का हूं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रमाण पत्र नहीं होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें आयु के बारे में नहीं होता है, तो हम उनसे एक शपथ पत्र लिखवाते हैं कि आप ये लिख के दे दीजिए कि मैं 14 वर्ष से ऊपर हूं। नहीं तो आजकल आधार कार्ड है, आधार कार्ड का जो है आपका उसमें उम्र का होता है कि उम्र, यदि आपके पास अपनी जन्म तिथि नहीं है तो आप अपनी आयु लिखवा सकते हैं। उस आयु को आप वहां पर लिखकर सीधा, यदि आप 14 वर्ष के हैं तो आप हमारे माध्यमिक शिक्षा में आ सकते हैं, 10वीं में प्रवेश पा सकते हैं। हमारा प्रवेश 5 वर्ष के लिए मान्य है। आप 5 वर्ष तक आराम से धीरे धीरे करके, यदि आप कहते हैं ना आप प्रारंभिक शिक्षा को देख रहे हैं या आप कभी पढ़ाई नहीं की है, 10वीं से पहले तो आप जिसे कहते हैं हम लोग ड्रॉप आउट्स थे, पारिवारिक कारणों से या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के कारण, कोई भी कारण रहा होगा, आप नहीं पढ़ाई की है, तो उसके लिए आपके पास 5 वर्ष है कि 5 वर्ष में आप साल में 2 बार 3 बार जब भी चाहे परीक्षा दीजिए और परीक्षा देकर अपने इच्छा के विषयों को चुनाव करें। मैं देखता हूं कि गांव की बालिकाएं हमारे यहाँ पर ब्यूटी कल्चर, कटिंग टेलरिंग, होम साइंस, पेंटिंग, डेटा एंट्री ऑपरेशन, ऐसे सब्जेक्ट्स लेकर, क्योंकि बहुत इनमें प्रायोगिक ये सारे प्रायोगिक विषय हैं जिसमें प्रैक्टिकल जो प्रायोगिक अंक होते हैं उनका ज़्यादा इसमें प्रोपोर्शन होता है। यदि 70 और 30 नंबर का आपका सैद्धांतिक परीक्षा होती है और प्रायोगिक परीक्षा 70 नंबर की होती है, तो वे बहुत आसानी से इन विषयों को पास कर लेते हैं और अच्छे से पास होकर 2 वर्ष का गैप, नई शिक्षा नीति के अनुसार 2 वर्ष का जो गैप होना 10वीं और 12वीं में अनिवार्य है, वो गैप रखकर 12वीं में भी प्रवेश ले लेते हैं और वो हमारे यहाँ से 12वीं भी कर लेते हैं। अभी ग्रामीण है चाहे शहरी है, कोई भी हो, व्यावसायिक शिक्षा का एक अपना महत्व है। व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम भी हमारे अलग अलग ट्रेड्स में चलते हैं। यदि हम देखें कि फार्मिंग में, कंप्यूटर में या फिर टेक्निकल लाइन में हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं, करीब 100 व्यावसायिक कोर्सेज भी हम चलाते हैं। वो जो 100 व्यावसायिक कोर्सेज हैं उनमें अलग अलग जिसे कहते हैं हम एडमिशन लेने की, दाखिला लेने के अलग अलग उपलब्धियां हैं। मतलब यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं तो हर कोर्स का, हर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अलग अलग नियम हैं। कुछ के नियम तो ये भी है कि यदि आप 8वीं पास हैं तो भी वो आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर सकते हैं। तो ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के हिसाब से वो लोग, कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे पास आते हैं कि 10वीं के साथ हम व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी करेंगे। अब तो नई शिक्षा नीति के तहत हमने ये भी कर दिया है कि एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम को आप अपने 10वीं में एक विषय के रूप में आप ले सकते हैं और उसे आप पूर्ण करके उससे भी आप पास हो सकते हैं। हमारा जो पास होने का, कहते हैं कि सफल होने का जो हमारा नियम है वो ये है कि आप 10वीं में आपके पास 5 सब्जेक्ट, 5 विषय लेने अनिवार्य हैं और उन 5 विषयों में एक आपका भाषा एक रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 रख सकते हैं और बाकी आप कोई भी विषय का चुनाव करिए। 12वीं में भी यही नियम है, 1 भाषा, 2 भाषा, बाकी आपके दूसरे विषय जैसे पेंटिंग हो गया, ब्यूटी कल्चर हो गया, गणित हो गया, योग हो गया और हमारे जो दर्शन शास्त्र के भी, संस्कृत साहित्य के भी कुछ कोर्सेज हैं, तो वो कोर्सेज भी अभी हमने नए नए लॉन्च किए हैं। कुछ हमारे मिलिट्री साइंस, जो लोग मिलिट्री में हैं उनके हिसाब से कुछ कोर्सेज हैं। हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर हार्डवेयर, इस तरह के भी कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो बच्चे, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो आजकल बहुत रुचि रखते हैं कंप्यूटर्स में,
वो लोग भी एक विषय वैसा व्यवसायिक लेकर अपनी 10वीं और 12वीं कर सकता है। तो जी आपकी यो नाम ही ओपन स्कूल है, तो स्कूल की आगे की पढ़ाई को कहीं प्रावधान है या स्कूल तक कोई है? जैसा मैंने आपको बताया ना कि यदि आप किसी एक गांव में रहते हैं तो हमारे गांव में भी काफ़ी अध्ययन केंद्र हैं। जब आप दाखिला लेते हैं तो हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है sdmis.ac.in। वहाँ पर आप जाकर जैसे ही आप एडमिशन दाखिला पे जाते हैं तो एडमिशन में आपका आधार कार्ड, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस और आपका जो मूल जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस के हिसाब से आपको आसपास के सारे जो भी अध्ययन केंद्र है वो दिख जाएंगे। उन अध्ययन केंद्र का जो कार्य होता है, एक तो वो आपको हर चीज़ की जानकारी देंगे। यदि आपने प्रायोगिक विषयों का चुनाव किया है तो प्रायोगिक विषयों में आपको जो प्रायोगिक कक्षाएं होंगी, हमारी 30 पीसीपी होती है, 30 पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो हम करवाते हैं, वो तो ऐच्छिक हैं। यदि आप करना चाहें करिए, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस है। आप वहाँ जाइए, आपकी जो भी विषय संबंधित जो भी आपको कठिनाइयाँ आ रही हैं, वहाँ पर जो भी टीचर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, वो आपकी पूरी मदद करते हैं। लेकिन प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर, प्रायोगिक कक्षाओं को लेकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी प्रायोगिक विषय हैं उनमें आपके कुछ अंक होते हैं। वो 5 कक्षाओं के अंक होंगे, वो अंक आपको मिलेंगे। उसके अलावा हमारा एक असाइनमेंट होता है, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, TMA। ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट जो होता है, शिक्षक अंकित जो मतलब एक तरह से असाइनमेंट होता है, वो आपको असाइनमेंट भी अपने विषयों के अनुसार उन विषयों का असाइनमेंट करना है। उसे भी आपको कहीं देने नहीं जाना है। आपका एक पोर्टल बनेगा। जब आप दाखिला लेते हैं, हमारी फीस पे कर देते हैं, तो एक पोर्टल बनेगा। पोर्टल पे सारी जानकारी आपके लिए उपलब्ध है। वो पोर्टल ऐसा है कि आपके बारे में आपको देखना है कि मेरी परीक्षाएं कब होगी, परीक्षाओं की तिथि कब है, परीक्षा कब दे सकता हूं, परीक्षा का समय क्या रहेगा, ये परीक्षा नहीं दिया तो बाकी परीक्षा कब दे सकता हूं। ये सारी जानकारी आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। उस डैशबोर्ड पर आपका असाइनमेंट भी आपके पास आएगा। जैसे जो लोग अभी अक्टूबर में परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए अभी वो ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट खुला हुआ है, जो उन्हें जुलाई तक पूरा करना है। जो अगले साल मार्च अप्रैल में परीक्षा देंगे, उनके लिए 31 जनवरी तक उस जो असाइनमेंट है उसको पूरा करके उसी डैशबोर्ड पर अपलोड करना होता है। वो अध्ययन केंद्र उसको देखता है, अध्ययन केंद्र उसकी जांच करता है और उसके नंबर देता है। वो नंबर भी उस डैशबोर्ड पर उस लर्नर को, उस शिक्षार्थी को वहां पर दिख जाएंगे। तो ये काफी लर्नर फ्रेंडली डैशबोर्ड होता है कि बच्चे को कहीं जाना नहीं पड़े। और रही बात ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण में भी सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं। हमारा मोबाइल ऐप भी है। अगर वो नहीं करते हैं, नियो लर्नर्स हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, तो वो ये अध्ययन केंद्र का उद्देश्य ये होता है कि जो लोग नहीं जानकारी रखते हैं उन्हें ये सारी जानकारी दी जाए। हमारा क्षेत्रीय कार्यालय भी उस चीज़ में बहुत एक्टिव रहता है कि बच्चों की पूरी तरह से मदद की जाए। बिल्कुल आगे बढ़ा आप आज बात करना तो व्यावसायिक शिक्षा की आप माने बता दिया कि 10वीं 12वीं का स्तर की जो व्यावसायिक शिक्षा है वह माने उपलब्ध कराई जावे है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं एडमिशन की, जो आप माने बता दिया कि 2 बार एडमिशन हुआ है, वह भी बता दिया। लेकिन जो एडमिशन बच्चा लेवे ऑनलाइन पोर्टल पे वह जाबू चाहे तो वो ऑनलाइन पोर्टल का ही है, वह आपको रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की तरीका से करावे। देखिए, हमारा जो एडमिशन और पंजीयन कराने की जो प्रक्रिया है 100% ऑनलाइन है। नो पेपर वर्क, जिसे कहते हैं ना, कहीं जाके कोई आपको पेपर भरना या किसी को पेपर जमा कराना, फिर पेपर का प्रिंट आउट लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी एक पोर्टल जो हमारा वेबसाइट है sdmis.nios.ac.in, या फिर आप nios.ac.in पे जाइए और वहाँ एडमिशन को क्लिक करिए। लेकिन
जो हमारी सारी प्रक्रिया है वो sgmis.ac.in पर आप जाएंगे, वहाँ पर सारी प्रक्रिया दी हुई है। जैसे ही जाएंगे वहाँ एडमिशन का ब्लॉग होगा, उसे आप क्लिक करेंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस में आपको दाखिला लेना है। आप बेसिक एजुकेशन में लेना चाहते हैं, तीसरी, पाँचवीं, आठवीं, या आप 10वीं या 12वीं में लेना चाहते हैं, या आप व्यावसायिक शिक्षा में जाना चाहते हैं। यदि आप 10वीं में या 12वीं में लेना चाहते हैं, या आप ओपन बेसिक एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा जो है हमारा तीसरी, पाँचवीं, आठवीं, उसमें लेना चाहते हैं, जैसे ही आप जाएंगे आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आधार कार्ड पूछा जाएगा। इनसे आपके पास OTP भी आएंगे। OTP जैसे ही आप डालेंगे आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। आप अपना नाम दर्ज करेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, जो पहली आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। आप नहीं पढ़े तो आप लिखिए कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। आप उस प्रक्रिया को आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बात आएगी। यदि आप 10वीं में दाखिला ले रहे हैं, यदि आपके पास आयु प्रमाण पत्र है तो आयु प्रमाण पत्र लगा दीजिए, नहीं है तो आधार कार्ड लगा दीजिए। वो भी नहीं है तो आप कोई पुराने स्कूल में, विद्यालय में जब पढ़े थे उसका TC लगा दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो एक सर्टिफिकेट लगा दीजिए कि मैं इस उम्र का हूं और मैं इस शिक्षा को पाना चाहता हूं। और जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आप फीस पे करेंगे। हमारी फीस भी बहुत ही कम है, 1400-1500 रुपये 10वीं के, 1800 रुपये 12वीं के हैं। जैसे ही उसका आप भुगतान करेंगे, भुगतान करते ही आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद उसकी जांच हम करेंगे कि सही दस्तावेज लगाए हैं, दस्तावेज पूर्ण है, नहीं है, दस्तावेज के अनुसार आपने एंट्रीज भरी है, उस सब की जांच करने के बाद आपका एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है, जो आपके लिए 5 वर्ष के लिए वो मान्य रहेगा। एक ही बार की परीक्षा के टाइम में आप 5 बार ताई, 5 साल ताई भी विषय की परीक्षा ने पास कर सको हो। इसके साथ जो उम्र की बात आप बता रही है, अभी मैं उम्र को कोई अधिकतम को तो आयु सीमा को नहीं, न्यूनतम की बताया। यहाँ पर मैं, आपने ये जो पूछा है अधिकतम आयु की बात, तो मैं आपके साथ एक जयपुर की ही एक बात साझा करना चाहूँगा। जयपुर की एक महिला 80 वर्ष की हो चुकी है। वो, उसका सपना था कि मुझे 10वीं करना है, वो अब 10वीं कर रही है। अभी हमारी आने वाली अक्टूबर और नवंबर की परीक्षा में पहले उन्होंने 3 विषयों को पूर्ण रूप से पास कर लिया, उत्तीर्ण हो गई। अब वो 2 जो बचे हैं उनको भी उत्तीर्ण कर कर वो 10वीं का प्रमाण पत्र ले लेंगे। इसके साथ ही जो आपकी संस्थान के साथ एक नाम, एक टैग चालिया कर है कि जब चाहो तब परीक्षा, वो की तरीका से काम करे जी। जब देखिए उसके लिए भी मैं आपके साथ एक उदाहरण पे मैं आपको समझाऊंगा। जब चाहो तब परीक्षा, वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए बहुत सहयोगी, एक तरह से किसके लिए वो ट्रम्प कार्ड है। अभी हमारे बाकी बोर्ड्स के रिजल्ट आए, CBSE के आ गए, RBSE के आ गए। उनके बोर्ड में कहीं असफल शब्द नहीं यूज करते हैं, वो कहते हैं रिपीट अगेन। रिपीट अगेन, उनको वापस उसको देना है पेपर। यदि वो एक में रिपीट अगेन आता है तो वो सप्लीमेंट्री पेपर का वेट करते हैं कि 3 महीने बाद सप्लीमेंट्री देंगे। लेकिन उसमें भी उनको डर रहता है, नहीं निकले तो हमें पूरे वर्ष तक उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। साल होगा, अगले साल जब नया शैक्षिक होगा, वर्ष प्रारंभ होगा, तब हमें देना पड़ेगा। तो पूरा साल खराब हो रहा है। उनके लिए हमारे पास एक सुविधा है जिसे कहते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, जब चाहो तब परीक्षा। यदि अभी आपका परीक्षा परिणाम दूसरे बोर्ड का आया, आप दो विषयों में असफल रहे, लेकिन 3 विषयों में आप सफल हैं। हम दूसरे बोर्ड के 2 पेपर, सिर्फ 2 ही पेपर लेते हैं जिसमें उनके अच्छे अंक हैं। मान लीजिए उनके इंग्लिश में 85 नंबर थे और हिंदी में उनके 80 नंबर थे, वो 2 विषय हमने ले लिए। और हमारे यहाँ पर वो 3 विषय, ज़रूरी नहीं जो उनके पुराने बोर्ड में जो विषय थे वही हमारे यहाँ देने हो, वो विषय का भी बदलाव कर सकते हैं।
यदि वो साइंस से नहीं सफल हो पाए, उन्होंने अब सोचा हमें कॉमर्स लेना है। कॉमर्स लेकर उन्होंने हमारे यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ या लॉ या कोई डेटा एंट्री पेपर लिया, कोई भी 3 पेपर ले लिया। 2 नंबर तो उनके पुराने बोर्ड से आ गए। NIOS साल भर परीक्षा करता है। जो पब्लिक एग्जामिनेशन जो करता है वो करता है मार्च, अप्रैल और अक्टूबर, नवंबर। इन 4 महीनों के अलावा बाकी महीनों में जब चाहो तब परीक्षा का प्रावधान है। हम लोग इस बार का जो ऑन डिमांड परीक्षा है वो जून में प्रारंभ करने जा रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चलेगा, अक्टूबर, नवंबर वापस पब्लिक एग्जामिनेशन। अब जब चाहो तब परीक्षा। अभी परिणाम आपका आया, आप असफल रहे, आपने उसी परिणाम में से 2 विषय हमारे यहाँ दे दिए। 2 विषय जब आप हमारे यहाँ देंगे तो आप हमें फेल की मार्कशीट ओरिजिनल हमें देंगे और उस मार्कशीट को हम प्रिजर्व करते हैं। नया एडमिशन होता है, वो 2 विषय एज इट इज, जो नंबर थे आपके अंक, वो नई अंक तालिका में दर्शाए जाएंगे। 3 विषय जो आपने नए लिए, अभी आप ऑन डिमांड परीक्षा में बैठिए। जून में बैठ जाइए, जुलाई में बैठ जाइए। समझिएगा इसको, जून जुलाई में यदि आप परीक्षा में बैठ जाते हैं तो हम 45 दिन के अंदर या 45 से 60 दिन के अंदर हम उसका परिणाम दे देते हैं। यदि वो जून में बैठा तो उसका परिणाम अगस्त तक आ जाएगा। 10वीं का छात्र है तो वो 10वीं की प्रमाण जो अंक तालिका और प्रमाण पत्र है, उत्तीर्ण अंक तालिका, वो उसके पास अगस्त में आ जाएगा। हमारे देश में काफ़ी ऐसे विद्यालय हैं जो उन्हें, यदि वो हमारे साथ 12वीं में भी करना चाहे तो वो कर सकता है। 12वीं नहीं करना चाहता है, वो एक औपचारिक रूप से स्कूल जाना चाहता है, विद्यालय जो शिक्षा होती है उसी को एंजॉय करना चाहता है, तो वो वहाँ पर जाके दाखिला लेगा, कोई भी उसे स्कूल दे देगा। अगस्त कोई देर नहीं हो, लेकिन उसका साल बच गया। वो असफल अंक तालिका के साथ पूरा साल वेट करता उसी बोर्ड से देने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जब चाहो तब परीक्षा के माध्यम से उसने अपनी परीक्षा दी और उत्तीर्ण हुआ, और वो 12वीं में भी 11वीं पढ़ेगा, 12वीं पढ़ेगा। यदि हमारे साथ पढ़ना चाहता है तो वो 12वीं पढ़े, और यदि विद्यालय, औपचारिक विद्यालय में जाना चाहता है तो वो 11वीं पढ़े, 12वीं पढ़े, 2 साल लगेंगे। इसी तरह से 12वीं का कोई विद्यार्थी है, असफल रहा, उसके साथ भी ऐसा ही है। 2 विषय हमने उसके लिए, 3 विषय का चुनाव उसने यहाँ किया, परीक्षा दी, अगस्त सितंबर तक रिजल्ट आ गया। काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका एडमिशन प्रक्रिया अक्टूबर नवंबर तक चलता रहता है, दिसंबर तक चलता रहता है, और प्राइवेट बनना चाहते हैं कॉलेज में तो जनवरी, अगले जनवरी तक चलता है, तो उसका साल नहीं खराब हुआ। तो ये बहुत एक, जिसे हम कहते हैं ना, ये हमारा एक यूनिक प्रोपोजिशन है। मतलब पूरा जो कार्यक्रम है इसकी सबसे बड़ी सुंदरता आई है। यस, जो कि आपने बिल्कुल साल खराब को नहीं होगा देवा। आपका अगर 2 साल बटी ना 2 सब्जेक्ट पे आपका अगर पास हो गया तो बाद दोनों लेर आगे बढ़ा सका है। इसके अलावा जो परीक्षा को आयोजन है वो आप ऑनलाइन मोड पर कराओ हो या ऑफलाइन मोड पर? ऑफलाइन, बिल्कुल ऑफलाइन मोड पर परीक्षा हुआ है, पेपर पेन पर अपना परीक्षा देनी है, कोई समस्या को नहीं है। बहुत सुंदर कार्यक्रम है वो एजुकेशन शिक्षा ने आगे बढ़ावा को, और था सगला नो तो पतो ही है कि जब आप खुद विकसित होबो चाहवा, अपना विकास की जो दौड़ में आप शामिल होबो चाहवा, आपनो स्वयं को विकास करबो चाहवा, तो बी की सबसे पहली सीढ़ी शिक्षा ही है। तो बी शिक्षा की सीढ़ी पर आप चढ़बो चाहवा तो अपनी संस्थान के साथ जुड़ना चाहिए, और अपनी जो शिक्षा छुट्योड़ी है बिना अपना आगे पूरी करनी चाहिए। तो आप कार्यक्रम में पधार्या, इके खातिर आपको घणो आभार। माँ का दर्शक भाई बहन आज कार्यक्रम ने देखा होसी, बाने घणो लाभान्वित होसी, और आगे ही जानकारी के साथ वे शिक्षित होसी, और आगे आपकी जो शिक्षा छूट गई बिना अवश्य पूरी करसी, ये आशा के साथ अबार में लेवा है इजाजत। फिर मिलसा एक नई विषय, एक नया जानकारी के साथ। तो राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें।
कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।